एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स कि हम 80C में किस किस चीज में इन्वेस्ट करके हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं और कौन सा इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेटर होगा। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले मैं अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके जी, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 80C को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ की नोट्स की डिस्कस करते हैं हम। तो 80C में मैक्सिमम हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक, 1,50,000 एवरी ईयर। ये लिमिट किसके लिए है? एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए ये लिमिट होती है 1,50,000 की। फर्स्ट बात तो हमने ये जानी। और ये जो बेनिफिट है 80C की डिडक्शन का, 80C की डिडक्शन का बेनिफिट ओनली कौन ले सकता है? इंडिविजुअल और HUF। ओनली इंडिविजुअल और HUF को ही 80C की डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। अगर कोई कंपनी है, फर्म है, LLP है तो ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगी। और 80C के सबसेक्शन भी क्या है? बात करें तो हम 80C के 4 सबसेक्शन हैं। 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1, 80CCD सबसेक्शन 1B और 80CCD सबसेक्शन 2। तो ये 4 सेक्शन प्लस 80C, ये 5 सेक्शन, इन सबको मिला के जो हमारा इन्वेस्टमेंट है तो कितना डिडक्शन मिलेगा? टोटल 1.5 लाख। हमें कितना डिडक्शन मिलेगा? टोटल 1.5 लाख रुपए का ही, 1,50,000 रुपीज का ही हमें क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। 80C प्लस ये 4 सेक्शन, इन सबको मिलाकर हमें मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा 1,50,000। बट एनपीएस के लिए जो सेक्शन है 80CCD 1B, सर 80CCD 1B, उसमें हम एडिशनल डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपए का। तो 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख रुपए का हम क्या कर सकते हैं? डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80C प्लस 80CCC, CCD 1, CCD 1B और 80CCD 2 को मिलाकर टोटल हम कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? 2 लाख रुपए का। ओके जी, अब हम बात करते हैं सेक्शन 80C। तो 80C क्या होता है? 80C किसके लिए अवेलेबल होता है? इसका डिडक्शन का बेनिफिट इंडिविजुअल HUF, कितना? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। अब किस किस के रूप में डिडक्शन ले सकते हैं? एक तो PF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, नेशनल पेंशन स्कीम NPS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना SSY, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP, टैक्स सेविंग FD करवाई है हमने, या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS, ट्यूशन फीस, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस, प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ होम लोन, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है होम लोन का, उसका भी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80C सेक्शन के अंदर। और भी काफी सारे डिडक्शंस होते हैं जो हम 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 80CCC। 80CCC किसके डिडक्शन अलाउ होती है? 80CCC में डिडक्शन फॉर पेमेंट टुवर्ड्स एन्युटी पेंशन प्लान। तो जो हम एन्युटी पेंशन प्लान के लिए जो पेमेंट करते हैं उसकी हमें क्या 80CCC में डिडक्शन मिल जाएगी। बट जो पेंशन रिसीव होती है, एन्युटी या तो मैच्योर हो गई या हमने सरेंडर कर दी, तो जिस ईयर में रिसीव होती है उस ईयर में क्या होती है? ये टैक्सेबल भी हो जाती है। ओके जी, अब जब पेमेंट कर रहे हैं हम एन्युटी का, तब हम क्या कर सकते हैं? डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80CCC में। बट जब एन्युटी मैच्योर हो जाती है या सरेंडर कर दी हमने, जब उसका अमाउंट मिलेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोनस, तो वो जो भी हमें जिस ईयर में मिलेगा तब क्या हो जाएगा? हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं 80CCD 1। इसमें
किसके लिए डिडक्शन थी? एनपीएस। एनपीएस की डिडक्शन हम 1.5 लाख के अलावा एक्स्ट्रा 50,000 रुपए भी क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन में। एटीसी में हम कितनी क्लेम कर सकते थे? 1.5 लाख। अगर हमारे पास एनपीएस एटीसी की ऑलरेडी और जगह इन्वेस्टमेंट है और एनपीएस का भी हमारे पास 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो हम एनपीएस का डिडक्शन कहाँ क्लेम करना चाहेंगे? एटीसीसीडी 1, क्योंकि यहाँ पर हमें 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है। बट मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउ होता है एनपीएस का, उसकी हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय के केस में। जो सैलरीड पर्सन है उनको मैक्सिमम अलाउ होता है 10% ऑफ सैलरी। कितना? 10% ऑफ सैलरी। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है जैसे बिजनेसमैन है कोई, तो उसको कितना अलाउ होगा? 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। उसकी जो जीटीआई है, ग्रोस टोटल इनकम है, उसका हम 20% करेंगे, वो हमें क्या हो जाएगा? एटीसीसीडी में अलाउ हो जाएगा। बट मैक्सिमम हमें लिमिट भी देखनी है। एक तो ये 10%, 20% साथ में वो एटीसी की 1.5 लाख की, और अगर एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं इसमें तो 50,000 रुपए से भी ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें यहाँ चेक करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एटीसीसीडी। एटीसीसीडी डिडक्शन फॉर एनपीएस, ये भी किसकी डिडक्शन है? एनपीएस की। बट ये एनपीएस कौन सा है? जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। कौन सा है? एम्प्लॉयर ने जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है उसका डिडक्शन हम किस सेक्शन में क्लेम करते हैं? एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 में। कितना मिलेगा? ये भी हमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। और ये किसको मिलेगा? ओनली सैलरीड इंडिविजुअल। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको एनपीएस का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो एम्प्लॉयर, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में तो खुद ही एम्प्लॉयर है, तो वहां पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा एटीसीसीडी 2 का। ओनली जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनको ही ये बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। ओके जी, अब ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। अब हमारा टीडीएस काटता है हमारा एम्प्लॉयर, तो हमें उसको क्या करना है? जब फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है उससे पहले ही ये सारे प्रूफ जो हमने इन्वेस्ट किए हैं वो सभी हमें क्या कर देने चाहिए? सबमिट कर देने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग ही क्या हो? हमारा टीडीएस डिडक्ट हो और एम्प्लॉयर फॉर्म 16 में भी सारी डिटेल प्रॉपरली फिलअप कर पाए। बट बाई चांस कभी कोई हम डिटेल दे नहीं पाए, मिस हो गई कोई डिटेल, फॉर्म 16 में नहीं आ रही है, तो हम क्या उसे आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग? यस, हम उस इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं हमारी आईटीआर में भी। एम्प्लॉयर को नहीं बताया था, बट हमारे ध्यान में आ गया कि हमारा से ये भूल हो गई, कुछ इन्वेस्टमेंट था हम फॉर्म 16 में डलवाना भूल गए थे, तो हम आईटीआर फाइल करते टाइम भी क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करें, कहाँ पर किस ज्यादा रिटर्न मिलेगा हमें और टैक्स भी सेव हो जाए हमारा, दोनों ही बेनिफिट हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईएलएसएस, एनपीएस, बीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी और एफडी, ये सारी चीजों की हम आज डिस्कस करेंगे। तो रिटर्न पहले बात करते हैं कितना रिटर्न मिलता है ईएलएसएस में? 12 से 15% का। एनपीएस में रिटर्न मिलता है 7 से 8%, बीपीएफ में भी 7 से 8%, एसएसवाई में 8.5%, और एनएससी में 7 से 8%, एफडी में 6.5 से 7.5% तक का हमें रिटर्न मिलता है। लॉक इन पीरियड कितना होगा टैक्स बेनिफिट के लिए? ईएलएसएस में 3 साल का होता है और एनपीएस में रिटायरमेंट तक, पीपीएफ में 15 साल का और एसएसवाई में 21 साल का होता है, एनएससी में 5 साल का, और एफडी जो हमें करवानी पड़ती है टैक्स सेविंग 5 ईयर की। टैक्सेशन ऑन रिटर्न्स, रिटर्न पर टैक्सेशन क्या होगा? ईएलएसएस, यस, उस पर टैक्स लगेगा। ऑन एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होगा हमें उस पर टैक्स लगेगा, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? 1 लाख रुपए से ज्यादा। 1 लाख रुपए से ज्यादा हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो हमें ईएलएसएस पे टैक्स भी पे करना पड़ेगा जो इनकम हमारी होगी। एनपीएस पे पार्शियली टैक्सेबल होता है
पीपीएफ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा जब अमाउंट मिलेगा हमें, एसएसवाई पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, उससे जो इनकम होगी हमें, एनएससी पर जो इनकम होती है उस पर भी हमें टैक्स लग जाता है, और एफडी से जो हमें इंटरेस्ट की इनकम होती है उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ओके जी, अब आप इसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है जो रिटर्न ज्यादा दे, या जहां पर रिस्क भी उस रिटर्न के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड स्कीम होती है तो ये स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करती है, थोड़ा रिस्की हो गया। एफडी क्या हो गया, सबसे कम रिस्की है तो सबसे कम रिटर्न भी देता है। तो ये सारी चीजें के आधार पर आप डिस्कस करके अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ओके जी, हाउ टू प्लान फॉर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे प्लान करें, हम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे प्लान करें। सबसे पहले क्या करें, हम चेक इफ एनी इन्वेस्टमेंट मेड और प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन। जो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया ऑलरेडी या कोई प्रीमियम पे की है तो वो चेक करें कि वो हमें टैक्स डिडक्शन के लिए अलाउ हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले वो चेक करें हम। फॉर इंस्टेंस द कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड, जैसे ईपीएफ होम लोन रीपेमेंट है हमारा, स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस है, ये सब क्या है, इन पर टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हम पहले ही चेक कर लें। फिर आइडेंटिफाई करें हमारा इन्वेस्टमेंट गोल कि हमें इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से करना है, पैसे की हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, 5 साल बाद 10 साल बाद पड़ेगी या अभी पड़ेगी जरूरत, या फिर हमारे रिस्क प्रोफाइल को चेक करें, अपने रिस्क कितना हम रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान करें। इन्वेस्टमेंट द अप्रोप्रिएट अमाउंट टू रीच योर फाइनेंशियल गोल एंड सेव टैक्स एट द सेम टाइम। ओनली टैक्स सेव करने के पर्पज से ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है हमें, ये भी देखना है कि हमारा फाइनेंशियल गोल भी साथ में सेटिस्फाई हो रहा है ना, कि हमें जब पैसे की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल गोल भी हो जाए और साथ में हमारा टैक्स सेविंग भी हो जाए। तो आप किसी अपने एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, सीए की भी हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो। बाकी हमने भी काफी आपको वीडियो में डिस्कस कर दिया है। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर